गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से ही पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट होता है और एक ये बेस है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। नेशनल इनकम का मतलब होता क्या है? नेशनल इनकम का मतलब है कि क्या एक किसी कंट्री ने पूरे के पूरे साल में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है और उसकी कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ एक साल में रही है। अगर कंपनी की नेशनल इनकम ज़्यादा है मतलब कि उसकी ग्रोथ ज़्यादा है, और अगर कम है तो उसकी ग्रोथ कम है। तो नेशनल इनकम दो वर्ड से बना है, नेशनल प्लस इनकम। इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम का मतलब होता है मनी अर्नड बाय इंडिविजुअल या फिर बाय एन ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग गुड्स सर्विसेज और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब मुझे सबसे पहले ये बताओ कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। इसको आप CELL सेल से याद रख सकते हैं। इसका क्रॉनिंग बना दिया मैंने सेल। मतलब कि C कैपिटल, E एंटरप्रेन्योर, L लेबर, L लैंड। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करके, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करके जितना भी एक ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल कमाता है उसे कहते हैं इनकम। एग्जाम्पल क्या है? सैलरी इज एन इनकम अर्न बाय एम्प्लॉय, रेंट इज एन इनकम अर्न बाय लैंडलॉर्ड, इंटरेस्ट इज इनकम अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट इज एन इनकम अर्न बाय अ बिजनेसमैन। ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ इनकम। अब आता है नेशनल इनकम क्या होती है। तो नेशनल इनकम का मतलब हो गया, सम टोटल कर लो सारी की सारी फैक्टर इनकम का जो कि किसी नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाया है कंट्री के एक अकाउंटिंग ईयर में। तो national income is a total income earned by all the normal residents of a country in 1 year through the production of goods and services। सारी इनकम को सम और टोटल कर लो तो वो नेशनल इनकम बन गई। पूरी नेशन की इनकम एक साथ आ गई तो नेशनल इनकम बन गई। व्हाई डू वी कैलकुलेट नेशनल इनकम? क्योंकि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करना होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर क्यों करना होता है? ताकि हम ये पता चल पाए कि क्या इकोनॉमी में जो ग्रोथ है वो फास्ट है, स्लो है, हो भी रही है कि नहीं हो रही है। दूसरा, इकोनॉमीज़ को कंपेयर करने के लिए, दो कंट्री या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ को कंपेयर करने में और ये पता लगाने में कि क्या हमारी कंट्री पीछे चल रही है, क्या आगे चल रही है, सेफ पेस पे चल रही है, इसको कंपेयर करने के लिए हमें नेशनल इनकम की ज़रूरत पड़ती है। गवर्नमेंट को गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर्म करने के लिए नेशनल इनकम की ज़रूरत पड़ती है कि क्या पॉपुलेशन है, उस हिसाब से कोई पॉलिसी बनाओ। जीडीपी कैसा चल रहा है, फिजिकल पॉलिसी कैसी रहनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है। फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर करने के लिए, हायर द नेशनल इनकम इंडिकेट हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। सो इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिकेट होता है। इट्स अ गुड इंडिकेटर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्लान करने के लिए, मतलब कि गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करती है सेक्टर्स जिसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं टू द नेशनल इनकम, और फिर उनको थोड़ा पुश देती है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी फास्ट हो, और जो कम है उनको एड करती है ताकि उनकी भी ग्रोथ थोड़ी इम्प्रूव हो। ठीक है। फिर आता है अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर इज जस्ट लाइक अ फिजिकल ईयर। फिजिकल ईयर मैंने समझा था अकाउंट्स में कि इट्स अ पीरियड ऑफ 12 months विच जर्नली स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल एंड एंड्स टू 31st मार्च। ठीक है। अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31st मार्च होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम आज पढ़ेंगे नेशनल इनकम के। पहला होता है फैक्टर इनकम। आपने देखा होगा जीडीपी एट एनपी, जीडीपी एट एफसी, जीडीपी या एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी। तो वो सब क्या है, उसको पढ़ने के लिए आपको पहले उनके बेसिक जो टर्म्स है वो पढ़ने पड़ेंगे। पहला है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम मतलब वो इनकम जो हमने अर्न करी है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जैसे कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये सब क्या है? फैक्टर इनकम। ये वो इनकम है क्योंकि हमने अपनी प्रोडक्टिव सर्विसेज को प्रोवाइड किया। ठीक है। जो इनकम आपने सर्विसेज या गुड्स को प्रोवाइड करने के बाद कमाई उसको कहते हैं फैक्टर इनकम। उसी के अगेंस्ट जो ट्रांसफर इनकम है, ये वो इनकम है जो हमने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं किया फिर भी कमा ली। जैसे कि हमें ये ट्रांसफर हो गए डायरेक्टली विदाउट प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ओल्ड एज पेंशन, डोनेशन। ये हमने कोई सर्विस तो नहीं दी या कोई गुड्स तो प्रोवाइड नहीं करे फिर भी हमें इनकम जनरेट हुई, उसको कहते हैं ट्रांसफर इनकम। तो ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम बिकॉज इसमें कोई प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा। एक टर्म आपको हमेशा पता होना चाहिए, इतना बेसिक्स पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम
को कैलकुलेट करने के लिए वही चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, जिसमें या तो प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स सर्विसेज का या सप्लाई हो रही है। ठीक है, अगर विदाउट प्रोडक्शन है तो वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा। जैसे कि ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में नहीं आता, न्यूमेरिकल आ जाता है उसमें ट्रांसफर इनकम दे देंगे, डोनेशन बच्चे ऐड कर देते हैं। नहीं भाई, ऐसे नहीं करना होता। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। सो factor income is earned by providing productive services, whereas transfer income is earned without providing productive services. Factor income is included in the national income, whereas transfer income is not included in the national income. Factor income के example है rent, salary, wages, और नेशनल ट्रांसफर इनकम के एग्जांपल क्या होगी? स्कॉलरशिप, पेंशन, डोनेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन आता है। फिर आता है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स का मतलब वो गुड्स जो कि फाइनल कंजम्पशन या फाइनल इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदे गए हैं और इससे फर्दर प्रोसेसिंग या फर्दर रीसेल नहीं होने वाला। मतलब कि या तो आपने उसको इन्वेस्ट कर लिया, अब आप उसको यूज करोगे। जो अल्टीमेट यूज के लिए खरीदे गए हैं उन्हें कहते हैं फाइनल गुड्स। जैसे कि ब्रेड परचेज बाय कंज्यूमर फॉर ईटिंग, मोबाइल फोन यूज्ड बाय कंज्यूमर, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर यूज्ड बाय एनी हाउस होल्ड। तो दीज गुड्स आर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। फाइनल गुड्स को भी आप नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। अब आता है इंटरमीडिएट गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स है जो कि एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं और इससे हम फर्दर प्रोडक्शन करते हैं बाकी गुड्स एंड सर्विसेज का। जैसे कि फ्लावर किसी भी बेकरी के लिए एक इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि या तो इससे बिस्किट्स बनेंगे या तो केक्स वगैरह बनेंगे। स्टील कार मैन्युफैक्चरर के लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इंटरमीडिएट गुड्स है। तो इंटरमीडिएट गुड्स को आप इंक्लूड नहीं करते सेपरेटली, क्योंकि इनको आप इंक्लूड कर चुके हो ऑलरेडी जब आप फाइनल गुड्स को इंक्लूड कर रहे होगे। अगर आप फाइनल गुड्स को भी और इंटरमीडिएट गुड्स दोनों का इंक्लूड कर दोगे, उससे डबल काउंटिंग हो जाएगी और आपका जीडीपी गलत आएगा। तो डिफरेंस इन दोनों के बीच में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स और क्या होते हैं फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स जो होते हैं वो कंज्यूमर कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। फाइनल गुड्स इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में, इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। फाइनल गुड्स आर ready for final use and intermediate goods are used as a raw material। फिर आता है कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स को परचेज किया जाता है ताकि वो ह्यूमन की वॉन्ट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर दें, जैसे कि फूड, क्लोथ, शूज, मोबाइल फोन्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जो कि बाकी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे कि मशीनरी, फैक्ट्री, इक्विपमेंट, कंप्यूटर यूज्ड इन द ऑफिसेज। दीज आर नॉट डायरेक्टली कंज्यूम, दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। तो कैपिटल गुड्स हेल्प इन फर्दर प्रोडक्शन। कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स के बीच में क्या डिफरेंस है? कंजम्पशन गुड डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन की वॉन्ट्स को, कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन में यूज होते हैं। कंजम्पशन गुड्स purchased by the consumer, whereas capital goods are purchased by the producer। very important difference। consumption goods के एग्जांपल है फूड एंड क्लोथ्स, कैपिटल गुड्स के एग्जांपल है मशीनरी एंड इक्विपमेंट। आता है डेप्रिसिएशन। क्या होता है डेप्रिसिएशन? अकाउंटेंसी में भी बहुत पढ़ोगे। डेप्रिसिएशन का मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर और रेगुलर यूज ओवर टाइम। इट कैन ऑल्सो ड्यू टू एब्सिलेंस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजी की वजह से, डेली वियर एंड टियर की वजह से आपके गुड्स को ऑब्सोलीट हो जाते हैं, तो उसी को कहते हैं डेप्रिसिएशन। सपोज एक मशीनरी की कॉस्ट 10 लाख है आज, एक साल के बाद उसके कॉन्टिन्यूस यूज के बाद मशीनरी की कॉस्ट 9 लाख हो जाएगी। तो ये जो 1 लाख का रिडक्शन हुआ है वैल्यू में, इसी को कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यह हमें एनएनपी निकालने में हेल्प करता है जीएनपी से। अगर मैं अपने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगी तो मुझे अपना नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पता चल जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट पता चल जाएगा। समझे? ग्रॉस का मतलब क्या हो गया? ग्रॉस का मतलब टोटल वैल्यू बिफोर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। नेट का मतलब द वैल्यू ऑब्टेन आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस और नेट के बीच में यही डिफरेंस आप पढ़ सकते हैं। फिर आता है डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है वो जोग्राफिकल एरिया जो इकोनॉमिक कंट्रोल के अंदर है कंट्री की गवर्नमेंट के।
वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। मतलब कि जो इंडिया का मैप है वो उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी है। इस इंडिया के मैप के अंदर जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और जो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आते हैं उसको कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। इसमें वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, और वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अगर कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर हो रही है तो वो डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशन मानी जाएगी। ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होता है ये पूछ सकते हैं। लैंड एरिया होता है, टेरिटोरियल वाटर होता है, एयर स्पेस होता है। मतलब कि इंडिया के ऊपर अगर कोई हवाई जहाज हो रहा है तो वो उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर उड़ रहा है। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन बाय द रेजिडेंट्स एंड एम्बेसीज लोकेटेड अब्रॉड। Okay, these are all included in the domestic territory. Normal resident is a person or an institution whose center of economic interest lies in the country for more than 1 year. मतलब कि वो एक ऐसा पर्सन या रेजिडेंट जिसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ना कि वो हमारी कंट्री में, फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बात करें तो अगर किसी इंडिविजुअल का जो इंडिविजुअल या फिर किसी इंस्टीट्यूशन का इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर इंडिया में लाई करता है एक से ज़्यादा साल के लिए तो उसको कहते हैं नॉर्मल रेजिडेंस। एन इंडियन इंजीनियर working in India is a normal resident of India. A foreign company operating in India for several years can also be considered a normal residents of India for national income purpose, क्योंकि वो एक से ज़्यादा साल तक उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट उसका इंडिया में है। इसकी वजह से कोई फॉरेन की कंपनी जो इंडिया में एक से ज़्यादा साल तक काम करती है वो भी नॉर्मल रेजिडेंट्स की डेफिनेशन में आ जाती है। अब इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, इस लेक्चर में हमने इनकम के बारे में पढ़ा, हमने नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा, हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी उनकी, हमने इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, क्रॉस प्रोडक्ट, नेट प्रोडक्ट, डेप्रिसिएशन, इनके बारे में पूरा ओवरव्यू ले लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, मार्केट प्राइस पे, फैक्टर कॉस्ट पे पढ़ेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करेंगे, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है उसकी बात करेंगे, और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी हम अपने न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि जब तक न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आने वाला है। तो न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए। आई होप इतना आपको समझ आ गया हो, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। एज ऑफ नाउ बाय बाय।